नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर। लगातार आपसे मैं रूबरू होता रहता हूं। कल भी हम लोगों ने आपको एक अच्छी रूलिंग्स के विषय में, ऐसी रूलिंग्स के विषय में कई सारे मैंने दृष्टांत दिए, कई सारी रूलिंग्स दिए आपको। एक रूलिंग के सापेक्ष कई रूलिंगों का हवाला देते हुए मैंने आपको ये बताने का पूरा भरसक प्रयास किया था कि मजिस्ट्रेट के यहाँ, जहाँ मजिस्ट्रेट ट्रायल है, वहाँ भी हम सेक्शन 438 CRPC का लाभ लेने के लिए संबंधित कोर्ट में प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हैं। मीन्स एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी लिया जा सकता है। उसमें मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो रूलिंग्स थी उनका हवाला, वीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, तो इसका मैंने अभी आपको दिया था। कल बातचीत हुई थी हम इस विषय पे। आज हम जो चर्चा है, आज हम चर्चा मेडिकल साइंस पे, बढ़ते हुए कारोबार, हॉस्पिटल्स इत्यादि पर, इन पे करेंगे। मैं पर्टिकुलर किसी का भी, हम लोग हॉस्पिटल इत्यादि का हम टारगेट नहीं करना चाहते हैं, कहाँ क्या क्या स्थिति है, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, जो समाज में एक विसंगति स्थापित हो रहती जाली जा रही है, आज उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए हमारे जनपद बुलंदशहर के एक्स ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे श्री जगदश शर्मा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। श्री जगदश शर्मा जी, इसी क्रम में श्री राम प्रकाश शर्मा जी हैं, ये भी काफ़ी आहत हैं इससे, हॉस्पिटल इत्यादि व्यवस्थाओं से। तो आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। चर्चा में शामिल जो ये विभूतियाँ हैं, इनका हम हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो समाज में ये विसंगतिपूर्ण स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि हॉस्पिटल को जिस समय हम लोग भगवान की तरह, ईश्वर की तरह पूजा करते थे जिसकी, और उसके अस्पताल को, डॉक्टर को हम भगवान मानते थे, ईश्वर मानते थे, और उसके जो अस्पताल थे, उसके हॉस्पिटल थे, उसको देवालय मानते थे और ईश्वरालय मान लेते थे कि वहाँ जाने के बाद निश्चित रूप से गरीब हो अमीर हो, एक ही सैया के नज़दीक सब पढ़ करके सबका इलाज होता था, अच्छे से इलाज होता था और सारी सुविधाओं से युक्त इलाज होता था, अर्थ की अपेक्षा, अत्यधिक अपेक्षा के विहीन इलाज होता था। लेकिन आज वर्तमान की जो स्थिति है वो सब आपके सामने है। निश्चित रूप से आज बीमारियों का दौर बढ़ा है, जनसंख्या का दौर बढ़ रहा है तो बीमारियों का दौर बढ़ा, लेकिन बीमारियों का दौर इतना ऐसा नहीं बढ़ा कि उससे जितनी मात्रा में बीमारियों का दौर बढ़ा, उससे कई सैकड़ों गुना अधिक दौर इन डॉक्टर्स पेशे का, हॉस्पिटल्स का, इनका बढ़ गया। तो ये बहुत सोचनीय और विसंगतिपूर्ण व्यवस्था है। आज इसी विषय पे मैं चर्चा करेंगे हमारे ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी श्री जगदश शर्मा जी। मैं जगदत्त शर्मा, एडवोकेट। हॉस्पिटल में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं। जनता हॉस्पिटल में जाती है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ चूँकि पैसे का खेल चलता है, पैसे वालों का ही इलाज है, गरीब जनता की सुनवाई कम होती है और डॉक्टर्स बस लापरवाही के साथ देखते हैं। मरीज की शक्ल देखते ही वो पर्चे पर दवा लिखते हैं, उससे पूछते नहीं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। बस वो ज़रा सा देखा, उनने बताया जी मैं बुखार आ रहा, को उसका कोई परीक्षण नहीं कराते, क्या प्रॉब्लम है, पूरी बात उसकी सुनते नहीं। उसे 2-4 सेकंड ही मुश्किल से एक मरीज़ को देते हैं और उसे आगे बढ़ा दिया जाता है। ये बड़ी विसंगतियां हैं जिनको शासन प्रकाश में ले और इन पर कार्रवाई करें। देखिए, जो अभी हमारे मध्य में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी के रूप में पदस्थ रहे श्री जगदश शर्मा जी, आप अभी अपना वक्तव्य के माध्यम से आपसे रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि वर्तमान कंडीशन डॉक्टर्स और मरीज के प्रति जो संबंध होता था, वो संबंध पुरातन कैसा होता था, आज कैसा रह गया है। विषय ये है, विषय बहुत गंभीर है, इस पे सोचना विषय है। और मैं अपनी उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे मेरी भारत सरकार हो, मैं दोनों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। विषय ये है कि यदि डॉक्टर्स के माध्यम से, डॉक्टर्स के यहाँ पर कोई मरीज गया, पेशेंट जाता है, वो पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर में जो पली हुई विसंगति है, बीमारी है, उसको खत्म, समूल नष्ट करने के लिए जब डॉक्टर का सहारा लेता है, वहाँ जाता है, तो वहाँ जाने के बाद उसका टेस्टिंग के लिए लिख दिया जाता है। सबसे पहली प्रक्रिया है, जाते ही पहले उसकी फ़ीस जमा होगी, देखने की फ़ीस जमा होगी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अपने अनुभव को उन्होंने कैश किया, लिया, कोई अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको फ़ीस जमा हो गया, फ़ीस जमा होने के बाद उसका नंबर आया, नंबर आने के बाद में उसको तत्काल
उसके टेस्टिंग इत्यादि के लिए लिख दिया जाता है। और टेस्टिंग यदि लेबोरेटरी वहीं हॉस्पिटल में नहीं है, उस तरह की सुविधा नहीं है, तो बाहर के लिए जिनसे अपने संपर्क सूत्र स्थापित किए हुए हैं, जिनसे अपना अनुबंध है, जिनसे अपना करार है हॉस्पिटल का, उनके पास ही वो टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट लिख दिया जाता है। और वहाँ टेस्टिंग की स्थिति ये होती है कि अभी आपके सामने जो राम प्रकाश शर्मा जी बैठे हुए हैं सियाना से, अभी इन्होंने मुझे ये बताया था कि अभी साहब पीछे एक अभी मैं आज अल्ट्रासाउंड कराया था हमने कल, और वो अल्ट्रासाउंड जब हमने कराया तो उसमें ये अवगत हुआ कि यदि हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के माध्यम से आ रहे हो सीधे किसी उसको विषय को लेकर के टेस्टिंग इत्यादि की जांच के लिए, तो आपको जो है 500 रुपये देना पड़ेगा एक टेस्ट का, और यदि डॉक्टर से अलग आप डायरेक्ट सीधे आ रहे हो तो हमें जो है 250 रुपये देना पड़ेगा। तो इससे सिद्ध क्या हुआ विषय सिद्ध ये होता है कि जो लेबोरेटरी वाला ही इतनी बातचीत कर रहा है, तो इसका मतलब 50% आधा तो मुनाफा सीधा हॉस्पिटल का हो गया। उसके बाद में डॉक्टर साहब के पास जब अगर जो किसी भिन्न लेबोरेटरी के लेके आते हैं, बोले ये नहीं है, इसको मैं मानता नहीं हूँ, फलानी जगह का ही मानूंगा क्योंकि कमीशन वहीं से सेट है, उस पर कमीशन नहीं आएगा। तो इतनी यहीं से भ्रष्टता शुरू हो जाती है। तो क्या भाव रहा आपका मरीज के प्रति, केवल रहा तो केवल अर्थ का रहा। दूसरा विषय तब उत्पन्न होता है कि फिर वो मेडिकल स्टोर संबंधित डॉक्टर दवाइयाँ लिखेंगे, तो दवाइयों का मैक्सिमम स्थिति में क्या था कि बाहर से व्यक्ति पता ना किस मेडिकल स्टोर से ले आए, तो उसके लिए उन्होंने स्वतः ही व्यवस्था अपने ही हॉस्पिटलों में, अधिकांश हॉस्पिटलों ने कर रखा है। 70-70, 60-60, 80-80% एसपीओ साहब इसमें मार्जिन है दवाइयों पे, तो वो अपने ही दवाई अपना जो है तैयार कर उसमें दे देते हैं, जो पर्चा उस पर तैयार होता है। तो इतनी मार्जिन की फिर संबंध किसका रह गया आपका इलाज का, तो संबंध रह गया केवल और केवल अर्थ का। कोई मरीज से कोई भावनात्मक स्वाभाविक रूप से संबंध नहीं है, कोई भावनात्मक संबंध नहीं है। तो अगली जो स्थिति फिर स्टेज शुरू होती है, उसको इस तरह से डराया जाता है मरीज को कि माने वो कतई लास्ट स्टेज पे ही आया हो पढ़ करके अब, और अगर जो थोड़ा समय लेट हो जाता तो शायद उसके जो है जान या प्राण पखेरु हो जाते और बचना संभव नहीं था। तो ऐसे उनको डरा करके और उनको फिर स्थिति ये उत्पन्न की जाती है कि कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे, यदि किसी का ऑपरेशन है इत्यादि है तो उसको बिल्कुल डरा देना, बहुत दिक्कत पैदा कर देना। तो जितनी अधिक दिक्कत पैदा करेंगे, जो ये व्यवसाय ऐसा हो गया है, तो जितना अधिक इसको डराएंगे, इतना ही अधिक उसको अर्थ का उसको लाभ इत्यादि डॉक्टर्स को होगा। तो ये लगातार स्थिति ऐसी देखी जा रही है एसपीओ साहब के जो छोटे छोटे क्लिनिक एक दुकान में चल रहे थे, आज देखते ही देखते 5 स्टार होटलों का रूप ले चुके हैं। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, 4-4, 6-6 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो गई हैं, बीघों में बना लिए हैं हॉस्पिटल। तो ये सब पैसा अर्थ आ कहाँ से रहा है, कोई सरकार का कोई इस पर ना अंकुश है और ना इस पर ध्यान है। तो स्थिति कितनी विखंडित और होनी है। तो देश को जो ये बचाने वाले जो मसीहा हैं, जिनके नाम पर, जिसको हाथ में ये समय देश हमारा तंत्र चल रहा है, तो मैं उन मसीहाओं से केवल इतना निवेदन अनुग्रह करना चाहूँगा, हम भी और एसपीओ साहब भी और सब लोग भी, जो लोग देख रहे हैं, ये भी सब अनुग्रह यही करना चाहते हैं कि वो सीधा का सीधा वहाँ पहुँचे, हॉस्पिटलों की सबकी जाँचें हों, और इसमें कितना कमीशन किसके यहाँ कहाँ क्या क्या होता है उसका सब एक निर्धारण निरूपण हो, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई जब तक नहीं होगी इन लोगों के खिलाफ, तब तक निश्चित रूप से मेरा मानना है ये व्यवसाय इसी प्रकार से ये फलता फूलता रहेगा। आज स्थिति कुछ लोगों का कहना ये पीछे में हुआ था कि जो हॉस्पिटल थे, जो उस समय देवालय माने जाते थे, आज ये हॉस्पिटल वास्तव में, एक तो मुझसे एसपीओ साहब, ये उनका एक व्यक्ति का ये कहना था, हमारे परिचित है, कि साहब ये जो है इस समय जैसे पशु को जाकर के कच्ची खाने में काट दिया जाता है, और वो काटने के बाद में उसका ब्लड अलग बिक रहा है, उसका मांस मेधा मच्छा अलग बिक रहा है, उसकी हड्डी का चूरा अलग बिक रहा है, उसकी खाल स्किन अलग बिक रही है। तो ये स्थिति ऐसे सैकड़ों हॉस्पिटल्स में, बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे इंसान वालों के डॉक्टर्स के भी हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन ऐसा मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उन्होंने मुझे अवगत कराया, तो ऐसे बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे डॉक्टर्स स्थापित हैं कि जो ना तो उनको मतलब भावनात्मक रूप से तो कोई संबंध उनका किसी भी प्रकार का उसके पेशेंट के साथ, मरीज के साथ है ही नहीं, लेकिन उससे अर्थ के सिवा उसके जो अंदर के अंग भी हैं, उनको भी सैकड़ों ऐसे हॉस्पिटलों के सामने ऐसे आए हैं कि उन्होंने भी बेच करके उनको किडनी निकाल लिया, और चाहे कोई पार्ट निकाल दिया अंदर का, तो सैकड़ों ऐसे पार्टों को, लीवर का पार्ट निकाल लिया। वो इन तरह से जो है अपना कारोबार को फलीभूत कर रहे हैं, और ये फलभूत हो रहा है। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारे मूक दर्शक बने हुए बैठे वो मसीहा हैं, जिनके हाथ में इस समय तंत्र पूरी व्यवस्था है। तो ऐसे क्रिमिनल अपराधियों के साथ, चाहे वो किसी भी पेशे का हो,
कितना ही काबिल क्यों ना हो, यदि काबिलियत के आधार पर वो पेशे को बदनाम कर रहा है तो वो निश्चित रूप से अपराधी है। उस अपराधी के खिलाफ दंडात्मक कठोर कार्रवाई हो। 2, 4, 10, 5 लोग यदि फांसी पर चढ़ेंगे इस तरह के जो कट्टी खाने चला रहे हैं, ये कसाईयों का रूप ले चुके हैं, तो ये निश्चित रूप से व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो निश्चित रूप से जब परिवर्तन अगर जो हम देखना चाहेंगे तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अगला एक तंत्र में आगे नेक्स्ट विषय पे हम लोग आपको बोध कराना का मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन हॉस्पिटल्स और इन जिनके द्वारा चले जा रहे ये डॉक्टर्स हैं, चलाए जा रहे जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं इस तरह के, उनसे जो बचने का एक साधन है, एक तरीका है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। तो कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ, और इसी विषय को मैं आगे बढ़ाते हुए आपसे जो आने वाली 26 तारीख है, ये हमारा गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस पर मैं समस्त देशवासियों को अपने विशेषकर अधिवक्ताओं के साथ साथ, विद्वान अधिवक्ताओं के साथ साथ, प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के साथ साथ, पक्षकारों के साथ साथ देश के प्रत्येक आम आवाम को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आज वही 26 तारीख वही दिन है जो रविवार है। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है, जैसे रवि का दिन होता है, वो सूर्य की किरणें जैसे पूरा है ब्रह्मांड पे, पूरे विश्व में, पूरे एशिया में जिस प्रकार अपनी किरणों के माध्यम से प्रत्येक जीव को, जंतु को, जो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उसको अपनी रोशनी से अभिभूत करती हैं, रोशनी पहुंचती है, इसी प्रकार ये गणतंत्र दिवस है। इसका भी निश्चित रूप से ऐसा प्रकाशवान स्थापित हो जो संपूर्ण भारतवर्ष में और भारतवर्ष के साथ साथ संपूर्ण विश्व में इसका नाम एक उजागर हो, रोशन होगा। तो गणतंत्र दिवस की इस आगामी पावन बेला पर मैं पूर्व से ही सब लोगों को, अपने समस्त शुभचिंतकों को ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेता हूं विदाई। नमस्कार।